नमस्कार। एडीआर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है अम्मा का तिरस्कार। अजी सुनते हो, आपको कुछ पता भी रहता है इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। आपकी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए बैठी हुई हैं। वह मुझसे पूछ रही हैं बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए। उनकी दवाई का समय होता जा रहा है। मदन की पत्नी अभिलाषा चिल्लाते हुए बोली, ओफो अभिलाषा, तुम हमेशा क्यों चिल्लाती रहती हो? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि माँ को भूलने की बीमारी है, और वैसे भी अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। अब उनकी याददाश्त सही नहीं रहती है। मदन ने कहा तो अभिलाषा बोली, फिर क्यों मेरे सर मट दिया इस बुढ़िया को? यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। मुझे पूरे दिन घर के काम करने होते हैं। मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी इस भुलक्कड़ अम्मा को। मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी इस जिंदगी से। हमेशा परेशान रहती हूँ। दरअसल कुछ ही महीने पहले तक मदन के अम्मा और बाबूजी अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मदन की पत्नी अभिलाषा को ना तो अम्मा बाबू जी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की जिल्लत भरी जिंदगी। दोनों बेटा बहू अपने बच्चों के साथ उनसे अलग शहर में रहने आ गए थे। हालांकि मदन अपने माँ बाबू जी को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि अभिलाषा के आगे उसकी एक भी ना चलती थी। अभिलाषा उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके कमरे में हाथ बंटवाया करती थी। यही उनकी जीविका का एकमात्र आधार था। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अम्मा बाबूजी अपना काम खुद ही किया करते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक से खेत में कहीं से सांप आ गया और आकर बाबूजी के पैर में काट लिया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तभी इलाज के दौरान उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अम्मा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटा बहू 2-4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा जी बिल्कुल अकेली रह गई थी और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे मदन को फ़ोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ी हुई हालत के बारे में जानकारी दे दी। हालांकि मदन की पत्नी अभिलाषा अम्मा जी को अपने पास रखना तो नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया था। वह अम्मा की देखभाल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मदन को अम्मा को शहर ले जाकर आने से रोक भी रही थी। लेकिन नात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इस बात का हवाला देते हुए मदन ने अपनी पत्नी को जैसे तैसे करके मना लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर में ले आया। अम्मा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहती थी। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन मदन अम्मा जी को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तुम्हें इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इन्हें अकेले बाहर मत जाने दो, और अगर यह कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना ही चाहिए। इन्हें कभी अकेला भी मत छोड़ो। उनके साथ बातचीत हंसी मजाक होते रहना चाहिए। डॉक्टर की दी गई हिदायतें जब मदन ने अपनी पत्नी को समझाया तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी अम्मा को। वह सब कुछ सुनती हैं, सब कुछ समझती हैं। बस हम लोगों को परेशान करने के लिए एक नए नए बहाने ढूंढ रही हैं। माँ अपने बेटे बहू के पास तो आ गई थी, पर बहू के तीखे और कड़वे बोल और स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना उनके लिए संभव नहीं था।
सबके बीच में रहकर भी अम्मा जी अकेला ही महसूस करती थी। बेटा सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता था और बहू अभिलाषा की आंखों में तो अम्मा सारा दिन खटकती रहती थी। अभिलाषा उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी। 2 वक्त की रोटी भी देना उसके लिए मुसीबत लगता था। जैसे तैसे करके बस 2 वक्त की रोटी तो दे देती थी, लेकिन अम्मा को एक भिखारन के जैसा रखती थी। वह उनसे भिखारन की तरह बर्ताव करती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती थी कि उनके पति का स्वर्गवास हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भगवान, आज खेत में बहुत काम था, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। जल्दी से 1 गिलास पानी पिला दो, उसके बाद चाय भी बना दो। बाबूजी अम्मा की दुनिया से तो चले गए थे, लेकिन अम्मा जी के दिलो दिमाग में वह अभी भी बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई हुई अम्मा जी एकदम से शांत चित्त होकर बैठ गई जब उनकी बहू ने उन्हें हिला डुला कर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे खाती रहोगी तो बहुत मोटी हो जाओगी। थोड़ा काम भी करती रहोगी तो हाथ पांव भी चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे उठ खड़ी हुई तो अभिलाषा ने उनके हाथ में झाड़ू थमाते हुए बोली, अम्मा, घर के आंगन बहुत गंदे हो गए हैं, झाड़ू लगा दो। इतने में मदन तैयार होकर काम पर जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू लगाते हुए देखकर बोला, अभिलाषा, तुम्हें पता है ना कि अम्मा की हालत कितनी खराब रहती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम अपनी जिम्मेदारियों को। अरे क्या हुआ है अम्मा को, अच्छी भली चंगी तो हैं, सब काम कर सकती हैं, बेवजह बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो कौन सा उनके हाथ पैर घिस जाएंगे। तुम अपने काम पर जाओ, यहाँ क्या हो रहा है ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अभिलाषा कड़क भरी आवाज में बोली। मदन के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह दिल का बुरा तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के आगे बेबस और मजबूर जरूर था। उस दिन के बाद से अम्मा रोज रोज घर की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम भी किया करती थी। अब तो अभिलाषा भी अम्मा से घर का कोई न कोई काम करवाती ही रहती थी। वह उन्हें नौकरानी जैसा समझने लगी थी। बहू के इस व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा जी बहुत उदास हो जाती थी और आंखों में आंसू लिए सिसक सिसक कर रोने लग जाती थी। अम्मा जी का अपने पोते के साथ खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन अभिलाषा अपने बेटे को उनके नज़दीक भी नहीं जाने देती थी। कभी कभी अम्मा उसे चुपके से अपने पास बुला तो लेती थी, लेकिन अभिलाषा जानने के बाद अपने बेटे को भी मारती और अम्मा जी को भी खरी खोटी सुना देती। अम्मा जी दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती थी और उसी में खुश हो जाती थी। अचानक 4 दीवारी में रहते रहते अम्मा जी का मन घबराने लगा था, इसलिए अम्मा जी का बाहर जाने का बहुत मन हो रहा था। हालांकि अम्मा को मदन ने सामने से समझा दिया था कि अम्मा, तुम कहीं अकेले बाहर नहीं जाओगी। यदि कहीं जाना भी हो तो अभिलाषा से कह देना, वह तुम्हें वहां लेकर जाएगी। लेकिन अम्मा बेटे द्वारा दी गई हिदायतें को भूल गई थी। अभिलाषा से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गई। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उनका घर कहाँ है और भटकते हुए इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब वह घर कैसे पहुँचेंगी। डर के मारे रोने लगी। अभिलाषा ने भी कोई खोज खबर ना ली अम्मा की। शाम को जब मदन काम से घर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक बूढ़ी औरत से पूछ रहे हैं, माँ जी, आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। मदन अम्मा को लेकर घर पर आ रहा था और डांटने लगा, जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई अम्मा। अभिलाषा, तुम तो देख सकती थी कि अम्मा कहाँ जा रही हैं। तुम जानते हुए भी कि अम्मा का दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर अम्मा को बाहर क्यों जाने दिया।
उधर अभिलाषा चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी इस भुलक्कड़ माँ को की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ देते हो। सुनती कहाँ है तुम्हारी माँ मेरी? चिल्लाना है तो अपनी माँ पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जानकर अम्मा जी थोड़ा सहम गई। वह डर गई थी अपने बेटे बहू के घर जाकर अम्मा जी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। अब तो अम्मा जी की भूलने की आदत के कारण अभिलाषा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता था कि वह खाना खाई हैं या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक और भी चाल चल दी। अभिलाषा ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवाकर गांव का पुश्तैनी मकान अपने नाम करवा लिया और यह बात मदन को भी पता नहीं चलने दी। इसी खुशी में अभिलाषा ने अपने घर पर एक किटी पार्टी रखी थी। उसकी सारी सहेलियां घर पर आई हुई थीं। फिर उन्होंने सारा घर अपने सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा रखी थी। सबने चाय पकौड़े खाने की इच्छा जताई तो अभिलाषा ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम में लगा दिया। बेचारी अम्मा उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकौड़े तो बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सब ने खाना पीना शुरू किया तो छी छी अभिलाषा, यह क्या खाना बनाया है तेरी सास ने? इसके लिए हमें अपने घर पर बुलाया था क्या? दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण अम्मा जी ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकौड़े में नमक डालना ही भूल गई। बस फिर क्या था। अभिलाषा सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा जी पर भड़कने लगी और खूब खरी खोटी बातें सुनाई। तुरंत सारी सहेलियां वहां से चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड प्यार कर रही थी। पोता भी उनके पास बहुत खुश नजर आ रहा था। एक काम ठीक से तो नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दी आपने मेरी। बोलते हुए अभिलाषा अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा जी ने गैस भी जलते हुए छोड़ दी थी। तेल से धुएं निकल रहे थे और साथ में अभिलाषा का दिल भी जल रहा था। अब तो हद ही हो गई। कहते कहते अभिलाषा अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। तभी फिर अगले दिन सुबह जब मदन अपने काम पर चला गया तो उसने एक चाल चली। अभिलाषा अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो आज मैं आपको मंदिर में माताजी के दर्शन करवाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना, तो सोचा आज मैं आपको मंदिर लेके ही चलती हूँ। अम्मा की खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार वह इतनी खुश दिखाई दे रही थी। और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद अम्मा जी किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे, हमेशा खुश रहो। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा जी ने उसे ढेरों सारे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे पर बने एक मंदिर में पहुंचकर अभिलाषा ने वही अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा जी यहीं चौखट पर आप बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर अभिलाषा प्रसाद लेने चली गई। लेकिन सुबह से शाम हो गई, अभिलाषा लौटकर नहीं आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठकर उसकी राह देखती रही थी। किसी ने प्रसाद दे दिया तो वह खा लिया। दोपहर को पंडित जी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी है, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं माँ जी और कहाँ से आई हो? और बेचारी अम्मा अपना नाम बताने में भी सक्षम नहीं थी, क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनके भूलने की बीमारी ने भी उन्हें लाचार कर दिया था। पंडित जी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। तो पंडित जी ने लोकल न्यूज़ चैनल वालों को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी
थोड़ी ही देर में न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में समाज सेवा संगठन के कार्यकर्ता को भी न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर कर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही ना पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ पर डाल दिया। शाम को जब मदन काम से वापस घर आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई हैं क्या? वैसे भी अकेले तो कहीं जाने से नहीं रही। तभी अभिलाषा नजरें चुराते हुए बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई हैं आपकी अम्मा, बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं। मैं तो उनसे तंग आ गई हूँ, उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो यहाँ से चली ही गई। या तुम क्या कह रही हो अभिलाषा? तुम्हें जरा सी भी तरस नहीं आता मेरी उस बीमार और लाचार बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ गई होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मदन अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूख प्यास लगी है, यह जानकर संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा जी खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने आकर अम्मा के घर का पता बता दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और समाज सेवा संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचकर देखा तो घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ देकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। अम्मा जी बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे प्यार दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया और हंसने लगा, लेकिन अम्मा को देखकर अभिलाषा हैरत में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत भरी निगाह से घूरती जा रही थी। अभिलाषा को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा जी घर वापस कभी नहीं आ पाएंगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने अभिलाषा से मदन का फ़ोन नंबर लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मदन हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर माँ को सही सलामत देखा तो उसके जान में जान आ गई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और अभिलाषा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला मदन को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में अभिलाषा ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला पुश्तैनी मकान अपने नाम करवाने के बाद वह अम्मा जी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मंदिर में छोड़ आई थी। मदन को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसका कलेजा फटने लगा, उसका सर फटने लगा। उसने यह सब सुनते ही अभिलाषा को एक जोरदार का तमाचा देते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभिलाषा चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है। दूसरा थप्पड़ मारते हुए मदन बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा हूँ। अब जब अम्मा बीमार हैं तब भी तुम्हें उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब कर दी है। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरी बेबस और बीमार अम्मा जी पर क्या बीतेगी, उनकी क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा ही गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही अभिलाषा की मनमानी पर लगाम लगाई होती और अपनी बात को कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज तुम्हें ये दिन कभी ना देखना पड़ता।
कहते हुए मदन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक कड़कती हुई आवाज आई, आज मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने मेरी माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने मदन और अभिलाषा दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। मदन इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह देखरेख करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं सेवा संगठन को ही सौंप रहा हूँ, जो सप्ताह में एक बार आपकी माजी का हालचाल जानने आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब और समाज सेवा संगठन के सदस्य वहां से चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुककर अभिलाषा से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई है। वह यह है कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर अभिलाषा तो शर्म के मारे जैसे जमीन में धंस गई। अभिलाषा ने नजर उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में पोते को बिठाकर उसे लाड प्यार कर रही थी। आज अभिलाषा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से अम्मा जी के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा जी ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर उसे चुप करवाया और बहू को गले से लगा लिया। अभिलाषा ने मन ही मन एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें, माँ बेटे और सास बहू का ऐसा बंधन है जहाँ बलिदान और त्याग का यह मसला रहता है। माँ बाप को वहाँ अपनी खुशियों का त्याग करके, अपनी ख्वाहिशें भुलाकर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। पर बड़े होते ही वही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में बंधी जंजीर के समान लगने लगता है। पर ऐसा नहीं है। उनका प्यार, उनका रोक टोक हमारे लिए एक वरदान साबित होता है, जिससे हम अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। हमें उनकी बातों को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता हमारे लिए ईश्वर द्वारा दिए गए एक उपहार के समान होते हैं। हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।